अगर आप अपने सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को स्मार्ट तरीके से फाइनल टच देना चाहते हैं तो ये पार्ट 1 वीडियो आपके लिए है। ये इस पूरी सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पूरे सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें से आज की वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं हम 4 चैप्टर से। कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं सारा एग्जाम, सारी प्रिपरेशन करने के बाद। इसका मतलब आप पहले सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, सारे रिविजन्स कर लीजिए और फिर फाइनल टच के लिए आप इन क्वेश्चंस को करें। और इन क्वेश्चंस को सही तरीके से करने का तरीका यह है कि पहले आप इन चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए, देन इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ करिए एंड देन वीडियो को एंड होने के बाद आप इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से खुद करिए बिना सॉल्यूशन देके। अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपको पेपर में उसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है ये आपको पेपर में बैठकर ही पता लग पाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर हम करेंगे 4 चैप्टर्स के 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर का कवरेज करने वाले हैं। कौन से चैप्टर्स हैं? हमारा सबसे पहला चैप्टर जो हम उठाएंगे वो है कंपनी फाइनल अकाउंट्स। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता है डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल का। मैं पहले ही बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि यही क्वेश्चन उठकर पेपर में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ये जो मैं आपको करवाने वाला हूं, इनमें से एडजस्टमेंट्स मिक्स एंड मैच करके, दो कम आ गई, दो ज्यादा आ गई, इसका कॉन्सेप्ट आ गया, इसकी ये चीज आ गई, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा। अब पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल का, जो कि ये कहता है कि आपके पास 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स एंड ऑल सब कुछ है। अब सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल है। तो पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे नहीं रखा, लेकिन नेट प्रॉफिट हमारे को दे रखे हैं 3 लाख रुपए। इसका मतलब हमारे पीएनएल में कितना पैसा अवेलेबल है? 3 लाख। लेकिन इस 3 लाख में से सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। 17,50,000 का 9% होता है 1,57,500 रुपए। अगर हम इन्हें 1,57,500 का डिविडेंड दे देंगे तो हमारे पास 1,42,500 रुपए बचेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए। पर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कितना चाहते हैं? हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहते हैं 10% का। अब डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल का पहला रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप ये चेक करो कि जितना डिविडेंड आप देना चाहते हो आउट ऑफ जनरल रिजर्व, क्या वो आपका पिछले 3 साल के एवरेज से कम है या नहीं है। तो हमारे पिछले 3 साल का एवरेज था 12%, हम देना चाहते हैं 10%। ठीक है जी, आप 10% दे सकते हो, चलो आगे बढ़ो, आगे की कंडीशन चेक करो। लेकिन अगर यहां पे 10 के बदले 13% दिया होता तो मैं ये बोल देता कि भाई 13 तो हम दे ही नहीं सकते, हमें देना ही कितना, सिर्फ 12%। ओके, तो पिछले 3 साल के एवरेज से कम होना चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। 1,42,500 आप 10% देना चाहते हो, 80 लाख का 10% होता है 8 लाख। आपने इसमें से 8 लाख माइनस करे, इसका मतलब आप 6,57,500 रुपए यूज करना चाहते हो आउट ऑफ योर जनरल रिजर्व। अब 6,57,500 आप जनरल रिजर्व में से यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये अब आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली कंडीशन, आपकी पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व का 10%। पेड अप कैपिटल मतलब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 1750, 80 लाख रुपए आपकी प्रेफरेंस शेयर, सॉरी 1750 आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 80 लाख आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और 25 लाख आपके जनरल रिजर्व। अगर आप इन तीनों का टोटल करते हैं तो कंडीशन नंबर 2 में हमारा टोटल आता है 1,22,50,000, जिसका 10% हो जाएगा 12,25,000 रुपए। तो 12,25,000 रुपए का जो है वो आप डिविडेंड दे सकते हो, और आप देना कितना चाहते हो? 6,57,500। अभी तक तो अलाउड है, पर अभी एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन होती है कि जनरल रिजर्व में से माइनस करो इक्विटी और प्रेफरेंस का, यानी आपकी पेड अप कैपिटल का 15%, क्योंकि आपको अपने जनरल रिजर्व में अपने शेयर कैपिटल की पेड अप कैपिटल का 15% छोड़ना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है? आपने 80 और 1750 इन दोनों को प्लस करके इसका 15% जनरल रिजर्व में से माइनस करना है, यानी 25 लाख में से आपने 15% माइनस करना है 97,50,000 का। तो आपके पास आएगा 14,62,500 रुपए, माइनस करके 18 लाख माइनस करके आपके पास आ जाएगा, ओके 14 लाख, हाँ ठीक है, 14,62,500 आ रहा है ना। आप इन दोनों का जो लीस्ट है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट 6,57,500 करना चाहते हो, आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल का क्वेश्चन। चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, जहां पर हमारे को प्रिपेयर करना है पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो एसआर लिमिटेड प्रोवाइड्स द लेजर बैलेंसेस आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स पीएनएल अकाउंट। ओके, यहां पर पीएनएल अकाउंट बना हुआ है, हमारे को सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है।
अब बैलेंस शीट जो हमें बनानी है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 3 डिवीजन 1 के हिसाब से बनानी है, एज यू नो वेरी वेल। तो अब ये कौन सी चीज कहां जाएगी उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ये हमारी जाएगी शेयर कैपिटल में। देन कॉल्स इन एरिया शेयर कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। देन लैंड पीपीई में जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्सचर्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पीएनएल अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम पब्लिक स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अब यहां पे लिखा है सिक्योर्ड बाय द हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आपको जो लोन लिखेंगे तो लोन के ब्रैकेट में लिखना है सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड, और लैंड के ब्रैकेट में लिखना है आपको हाइपोथिकेटेड अगेंस्ट द लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर आप वहां पे लोन का नाम नहीं भी लिखेंगे, लैंड के ब्रैकेट में सिर्फ हाइपोथिकेटेड लिख देंगे तो भी चलेगा, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये मेंशन जरूर करना है, क्योंकि यहां पर इस चैप्टर के अंदर मोर और लेस आपको प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करने वाली है। देन अदर लॉन्ग टर्म लोन आपके जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। देन उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जाएंगी। इन्वेंट्रीज जो है आपकी वो इन्वेंट्रीज में जाएंगी करंट एसेट्स की हेडिंग में, क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का अलग अलग आपको अमाउंट दे रखा है, तो इन दैट केस आपको इन्वेंट्री का नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, और उस नोट्स टू अकाउंट्स में जाके आपको फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को अलग अलग डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स के सामने जाएंगे। एडवांसेस शॉर्ट टर्म, अब ये एडवांसेस आपने एडवांस दिए हुए हैं, अगर आपने एडवांस दिए हैं तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स के सामने जाएगा करंट लायबिलिटीज में। प्रोविजन फॉर टैक्स जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। अनपेड डिविडेंड, अब अनपेड डिविडेंड का मतलब यह है कि डिविडेंड आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो, ऑलरेडी पे कर चुके हो, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग डिविडेंड लेने आए नहीं है, अब ये अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है जो डिविडेंड हमने पे करना है, तो इट विल बी अ लायबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म देखो ऐसा है, हमारी इंटेंशन देखी जाएगी लोग कब लेने आएंगे दैट डज नॉट मैटर। तो अगर हमारी इंटेंशन ये है कि भैया जैसे ही लोग आएंगे हम पे कर देंगे, तो इट विल बी अदर करंट लायबिलिटीज, राइट। देन इसके बाद कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस विद बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। अब यहां पर जो एडजस्टमेंट्स दिए ना, इनको हमने ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, 50,000 पेड फुली पेड शेयर वर कंसिडरेशन अलॉटेड फॉर द लैंड। इसका मतलब आपने लैंड खरीदने के लिए 50,000 शेयर्स जो थे फुली पेड अलॉट करे हैं। अब ध्यान से समझना, एडजस्टमेंट्स में जो आपके पास बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है, वो आज से पहले हम एडजस्टमेंट समझ के चलते थे, बट यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में अब हमें दो चीजें दी होंगी, या तो वो एडजस्टमेंट होगी या फिर वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगी। एडजस्टमेंट वो तब होगी जहां पर आप ट्रायल बैलेंस के अमाउंट के साथ जाकर कोई छेड़छाड़ करेंगे, जो कोई पंगे लेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब आपको क्या करना है भाई, जो ऊपर वेजेस दे रखी हैं उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है, उसके साथ जाकर छेड़छाड़ करनी है। तो अगर किसी भी अमाउंट के साथ आप ट्रायल बैलेंस में जाकर कोई भी पंगा लेंगे, तो वो जो कहलाएगी एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो एडजस्टमेंट कहलाएगी। उसके दो इफेक्ट होंगे, बट जहां पर वो अमाउंट ऑलरेडी ऊपर इंक्लूडेड है, आपको बस उसको दिखाना है कि भैया उसके अंदर ये भी है, तो इन दैट केस वो एक डिस्क्लोजर माना जाएगा, वो सिर्फ एक जगह पे रिकॉर्ड करना है आपको। जैसे वो ये कहता है लैंड खरीदने के लिए आपने 50,000 फुली पेड शेयर्स अलॉट किए थे, तो अगर अलॉट किए थे, आज आप उसको सिर्फ दिखाना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में जाना है, और शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में आपने ब्रैकेट में लिखना है कि आउट ऑफ विच 50,000 शेयर्स हैव बीन इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दैट्स इट। मतलब जो शेयर कैपिटल ऊपर दी है वही सेम शेयर कैपिटल नीचे भी आएगी। द ओनली डिफरेंस इज यहां पर आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इसी में से 50,000 शेयर ऐसे हैं जो हमने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इश्यू करे थे। देन इसके बाद अगला कहते हैं कि बिल्डिंग की कॉस्ट दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दी है, फर्नीचर की कॉस्ट दे रखी है। अब देखो ऐसा होता है, पीपीई का डिस्क्लोजर दिया जाता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। नाउ हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं उसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। दैट मींस ट्रायल बैलेंस में जो हमारे को अमाउंट दिए हैं वो डब्ल्यूडीवी है। डब्ल्यूडीवी मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है, और एडजस्टमेंट्स में हमें उसकी कॉस्ट दे दी। दैट मींस जो बीच का डिफरेंस है वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अब हमें इसका डिस्क्लोजर कैसे देना है? जो बिल्डिंग आपको ऊपर दे रखा है वो दिया है 30 लाख से, और बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी दे रखी है? बिल्डिंग की कॉस्ट है 32 लाख। तो अब आपको पीपीई के नोट्स टू अकाउंट्स में जाके बिल्डिंग दिखानी है 32 लाख, लेस उसमें से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 2 लाख, और आपका 30 लाख रुपए का अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो पीपीई में बिल्डिंग लिखा हमने 32 लाख, लेस डिप्रिसिएशन 2 लाख, बाहर आ गया 30 लाख रुपए। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट लिखी 30 लाख, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ था 6 लाख, बाहर आ गए 24 लाख रुपए। तो जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिए हैं वो ही अमाउंट बाहर आए हैं।
जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में यानी जो WDV ट्रायल बैलेंस में दी है वही अमाउंट बाहर आए हैं, जो कॉस्ट दे रखी है वो कॉस्ट लिख दी और जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन बन गया, राइट। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 कंप्लीट। एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 कहती है ट्रेड रिसीवेबल्स 486 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अगेन ये ट्रेड रिसीवेबल्स में जो अमाउंट इंक्लूडेड है उसकी बात कर रहा है कि उसमें से 486 ऐसे हैं जिनको 6 महीने हो गए उन्होंने अभी तक पैसे ही नहीं दिए। तो बेटा इसका भी आपको एक एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कैसे? अब आप ट्रेड रिसीवेबल्स के नोट्स में जाएंगे और ट्रेड रिसीवेबल के नोट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स और अदर्स। 486 टोटल 1264 बाहर 1750 आ गया। इसका मतलब जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया है बाहर वही अमाउंट आएगा, बस हमें इसका एक एडिशनल डिस्क्लोजर देना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा बैलेंस विद द बैंक 56,000 नया बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। अब आपको क्या करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में जाना है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अकाउंट में जब आप लिखोगे बैलेंस विद द बैंक तो आप नीचे लिखोगे शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक का आपको नाम देना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपको नोट टू अकाउंट बनाना है। ये देखिए बैलेंस विद द बैंक विद शेड्यूल्ड बैंक विद अदर बैंक्स, राइट। ओके, तो अदर बैंक्स में नॉन शेड्यूल्ड बैंक आ जाएंगे, उसमें आपको नाम देना पड़ेगा, नया बैंक है उसका नाम, ठीक है जी। देन इसके बाद क्या कहते हैं, लोन फ्रॉम पब्लिक स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो 3 साल बाद पे करना है। अगर वो 3 साल बाद पे करना है तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा और हमने यही डिसाइड किया था कि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही जाएगा। देन 26,30,000 रुपए लोन अकाउंट में पड़े हैं पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास, जिसमें से 1,34,000 इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज होती है, लेकिन वो लोन के अंदर इंक्लूडेड है तो हमें लोन में से माइनस करना है और OCL में लेकर जाना है। यहां पर आप विजुअलाइज करिए कि हम अमाउंट से छेड़छाड़ करना चाहते हैं, दैट मींस ये एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाएगा, लोन में से माइनस हो जाएगा और अदर करंट लाइबिलिटी में हम इसको डिस्क्लोज कर देंगे। दिस लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड, ये ऊपर हमें दे ही रखा था। अगला कहता है लॉन्ग टर्म लोन के अंदर इंक्लूडेड है लोन फ्रॉम नेक्सिस बैंक 1380, जिसमें से रीपेबल विद इन 1 ईयर 480 है। तो जो रीपेबल विद इन 1 ईयर है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में चला जाएगा और बाकी बचा हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चला जाएगा। और लोन फ्रॉम डायरेक्टर 850 है, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चला जाएगा ना। यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो ये कि यहां पर ये कहता है कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स अनसिक्योर्ड है उसमें से 1380 नेक्सिस बैंक है और 850 डायरेक्टर का। अगर आप टोटल करके देखोगे तो 2230 आएगा, लेकिन ऊपर जाके जब आप लॉन्ग टर्म लोन देखोगे तो वहां पे 2250 दे रखा है। इसका मतलब नीचे जो बाइफर्केशन दिया है वो पूरे 2250 का नहीं दिया, मतलब 20,000 के लोन ऐसे हैं जो अपने अदर्स किसी और से ले रखे हैं, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनर से कि वो ऐसा पंगा लेगा। तो जब भी किसी अमाउंट का बाइफर्केशन दो एक बार ऊपर चेक कर लेना कि उसका अमाउंट ऊपर क्या दे रखा है। अब यहां आपको क्या करना है, टोटल 2250 का लोन है, 2250 में से जो 1380 नेक्सस का है उसमें से 480 तो आपका जाएगा शॉर्ट टर्म में और 9 लाख जाएगा आपका लॉन्ग टर्म में। 850 हो जाएगा आपका लोन फ्रॉम डायरेक्टर, राइट, और बाकी बचा हुआ 20,000 जो है वो लोन फ्रॉम अदर्स लिख देंगे हम। इसके बाद ये कहता है बिल रिसीवेबल 1,60,000 के आपने डिस्काउंट करवाए हुए थे, वो अभी तक मेच्योर नहीं हुए, तो बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड नॉट मेच्योर जो होती है वो हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाती है, वो बैलेंस शीट के फुटनोट्स में आएगा। इसके बाद कहते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में इंक्लूडेड है लोन फ्रॉम नया बैंक और लोन फ्रॉम डायरेक्टर। अगेन हम चेक करेंगे, एक 16 प्लस 48 जो होता है वो 164 होता है। अब क्या ऊपर लोन फ्रॉम अदर लोन जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है वो 164 दे रखी है, द आंसर इज नो। तो इन दैट केस हमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में अदर्स भी लिखना पड़ेगा। तो अब हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाके दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में अगर हम देखें तो वहां पे लोन फ्रॉम नया बैंक, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 116 और 48 लिखा हुआ, बाकी बचा हुआ अदर्स में आ गया 296। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद ट्रांसफर ऑफ 35,000 टू जनरल रिजर्व प्रपोज बाय द डायरेक्टर। अब जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बारी आती है तो वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट में जाते हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट में जाके पीएनएल में से 36,000 माइनस कर देंगे 35,000 रुपए और जनरल रिजर्व में 35,000 प्लस कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का। तो ये 35,000 आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट में जाकर दिखेगा, 35,000 माइनस हो रखा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और यहां पे प्लस हो रखा है 35,000 पे ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। इसके बाद आखिरी एडजस्टमेंट ये कहती है कि इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स की है उसके अंदर 5 लाख के लूज टूल्स इंक्लूडेड है,
जो पीपीई की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करते। अगर आपको याद हो तो आपने पीपीई पढ़ रखा होगा। पीपीई में कहा जाता था कि अगर कोई भी एसेट के साथ या स्पेसिफिकली एसेट के लिए अगर आप कोई टूल्स खरीदते हो तो वो AS 10 में आते हैं, अगर आप जनरली लूज टूल्स खरीदते हो तो वो AS 2 में आते हैं। तो ये कहता है AS 10 की डेफिनेशन पूरी नहीं कर रहा, मतलब AS 2 में आएगा, दैट मींस वो इन्वेंट्री का पार्ट होगा। तो अब आपको इन्वेंट्री के पार्ट में जाकर जब आप इन्वेंट्री का नोट्स टू अकाउंट बनाओगे तो वहां पे आपको बताना है कि लूज टूल्स जो हैं वो हैं 5 लाख रुपए के। तो अब आप क्या करेंगे, तो अगर आप ऊपर जाके इन्वेंट्री चेक करोगे तो इन्वेंट्री ऊपर आपको दे रखी थी रॉ मटेरियल की 13 लाख और फिनिश गुड्स की 45 लाख। तो यहां पर नीचे जब इन्वेंट्री को लिखा गया तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री लिखी गई 13 लाख और फिनिश गुड्स की लिखी गई 40 लाख, क्योंकि इस 40 लाख में से जो 45 लाख दे रखा था उसमें से 40 लाख के फिनिश गुड्स है और 5 लाख का लूज टूल्स है। इसके बाद आपको जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट्स दिए हैं वो आपने पुट करे, आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड। यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल कहां पे जाएगा? शेयर कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर्स जाएगा शेयर कैपिटल में। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पीएनएल अकाउंट प्रीवियस ईयर का। अब ये जो पीएनएल अकाउंट प्रीवियस ईयर का है हम इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखेंगे और इसमें ऐड करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट। और वो करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे ऐड होगा उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। देन ये सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगा। ट्रेड पेबल्स के सामने। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है इसका मतलब ये पिछले साल तक लगा हुआ डिप्रिसिएशन है। अगर नीचे नहीं दिया होगा तो दैट मींस ये इस साल तक का लगा हुआ डिप्रिसिएशन है। तो ये डायरेक्टली ले जाकर कहां से माइनस हो जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी में से। सस्पेंस अकाउंट, अब ये सस्पेंस अकाउंट क्या है ये हमारे को ढूंढना पड़ेगा नीचे जाके एडजस्टमेंट में, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आता जी, सीधी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले आपको अपना सस्पेंस क्लियर करना पड़ेगा और वो सस्पेंस के लिए नीचे एडजस्टमेंट दी होगी कि वो कैसे क्लियर होगा। लैंड एट कॉस्ट पीपीई, प्लांट एंड मशीनरी पीपीई जिसमें से प्रोविजन माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स में जाएंगे। इन्वेंट्री 31 मार्च 2020 की और ये 31 मार्च 2021 का, दैट मींस ये इन्वेंट्री ओपनिंग है और ओपनिंग इन्वेंट्री पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर चेंज इन इन्वेंट्री में जाके ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो जाएगा। बैंक आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब परचेसेस एडजस्टेड दे रखी है, दैट मींस बेटा यहां पर ये जो आपको इन्वेंट्री दी है ना ये 31 मार्च 2021 की ही है। क्यों? क्योंकि अगर परचेसेस एडजस्टेड होती हैं तो जो ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री दी होती है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। तो ये 31 मार्च 2021 की ही इन्वेंट्री है। ओके, तो ये इन्वेंट्री अब बैलेंस शीट में सीधा एसेट साइड पे चली जाएगी और अब चेंज इन इन्वेंट्री में कुछ नहीं आएगा। देन इसमें एडजस्टेड परचेज हो गए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके अदर एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन अदर एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, डिबेंचर का इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा और गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट बन जाएगी। अब नीचे एडजस्टमेंट में सबसे पहले दे रखी है आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल। बेटा अगर आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल दी है तो ऑथराइज शेयर कैपिटल डायरेक्टली जाएगी आपके शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में। उसको बाहर लिखकर उसका टोटल करके उसको हम ऊपर नहीं लिखेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल को कभी भी हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते, हम उसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देते हैं। देन इसके बाद ये कहता है इश्यूड शेयर कैपिटल 1 अप्रैल को 7,20,000 थी। ओके, फिर इसके बाद आपने 6,000 शेयर जो थे वो फुली पेड अप थे और 2,000 शेयर 60 पेड अप थे। देन इसके बाद डायरेक्टर्स ने 40 रुपए की कॉल करी। अब बेटा 2,000 शेयर के ऊपर अगर आप 40 रुपए की कॉल करोगे तो 80,000 रुपए आने चाहिए। तो आपकी जो 7,20,000 की कैपिटल है वो 8 लाख हो जाएगी। फिर 1 अक्टूबर को जब कॉल करी तो एक शेयर होल्डर 100 शेयर के ऊपर कॉल्स नहीं पे कर पाया। ठीक है, फिर हमने उसके शेयर फोरफीट कर दिए। ठीक है, और फिर हमने 90 रुपए में री इश्यू भी कर दिए। अब बेटा अगर आपने उसे फोरफीट किया और फोरफीट करके री इश्यू कर दिया तो आपकी शेयर कैपिटल 7,20 से 8 लाख हो जानी चाहिए। ठीक, अब हमने ऊपर जाके चेक करा तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें 7,20 से 8 लाख होने के बदले 8,05,000 दे रखी है। अब 8,05,000 क्यों दे रखी है? बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि जो 100 शेयर हमने फोरफीट करे उसमें हमने पैसा फोरफीट किया, शेयर फोरफीटेड में 100 शेयर के ऊपर 60 रुपए, क्योंकि 60 तो उन्होंने दे रखे थे, 40 ही तो नहीं दिए थे, मतलब 6,000। और उसके बाद हमने री इश्यू के टाइम पर हमारे को 10 रुपए का लॉस हो गया। 100 शेयर के ऊपर 10 का मतलब 1,000 का। दैट मींस 5,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने चाहिए थे, पर हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करा, हमने उसे शेयर कैपिटल में ही रहने दिया। अब हमारे को इसकी एडजस्टमेंट करनी है कि ये शेयर कैपिटल में से 5,000 रुपए माइनस हो जाएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 5,000 रुपए से। आई रिपीट माई वर्ड्स, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे पास 8,000 शेयर्स थे, 6,000 फुली पेड और 2,000 नॉट फुली पेड।
अब हमने उन शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट कर दिया। दैट मींस हमारे पास अब सारे 8000 शेयर फुली पेड थे, पर एक 100 शेयर होल्डर वाला बंदा था जिसने कॉल नहीं पे करी, हमने उसके शेयर फोरफिट करके फिर री इश्यू कर दिया। अब जब री इश्यू किए तो फुली पेड थे। दैट मींस अब मेरे पास एट द एंड पूरे 8000 शेयर फुली पेड थे, तो शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए होनी चाहिए थी, पर वो 8,05,000 दी हुई है। दैट मींस जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हुए हैं वो कैपिटल रिजर्व के थे, जो कैपिटल रिजर्व में जाने चाहिए थे, हमने उसे शेयर कैपिटल में डाला हुआ है। तो अब शेयर कैपिटल में से माइनस और कैपिटल रिजर्व में प्लस कर देंगे। इसके बाद 31 मार्च 2021 को डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। बेटा डायरेक्टर्स जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे वो डिक्लेयर नहीं करते, प्रपोज करते हैं, और वो कहां पे जाएगा, आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो हो जाएगा। इसके बाद कंपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के एडवाइस पे 36 लाख रुपए लैंड की वैल्यू करना चाहती है। बेटा लैंड की वैल्यू जो हमें दे रखी है 24 लाख, कंपनी उसको 36 लाख करना चाहती है, यानी 12 लाख रुपए से अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना चाहती है। तो लैंड में प्लस हो जाएगा और 12 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट में। तो ये देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट में रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया 12 लाख रुपए और कैपिटल रिजर्व आ गया 5,000 रुपए, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। इसके बाद ये आ गया जी सस्पेंस अकाउंट के बारे में। आइए पढ़ते हैं ये क्या कहता है। सस्पेंस अकाउंट में जो 40,000 रुपए पड़े हैं, ये मशीनरी को सेल करके आए थे 1/4 को। जो मशीनरी आपने सेल करी थी उसकी कॉस्ट थी 1 लाख। बेटा क्योंकि वो पैसा सस्पेंस में पड़ा है, दैट मींस आपने अभी तक उसे मशीनरी में से माइनस नहीं किया। तो अब आपको क्या करना है, उस मशीन के ऊपर 1 लाख की कॉस्ट थी और उसके ऊपर 30,000 का डेप्रिसिएशन था। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, मशीनरी में से माइनस कर देंगे 1 लाख, यानी 770 में से 1 माइनस किया, मशीनरी कितने की रह गई 670 की, और डेप्रिसिएशन में से माइनस कर देंगे आप 30,000। तो डेप्रिसिएशन आपका रह जाएगा 1,42,000 रुपए का। तो इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए माइनस करने चाहिए थे आपको मशीनरी में से, आपने नहीं करे, और 30,000 रुपए आपको माइनस करने चाहिए थे डेप्रिसिएशन में से, आपने नहीं करे। अब वो दोनों माइनस कर देंगे। अब बेटा ध्यान से समझो, 1 लाख की मशीन जिसपे 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, दैट मींस उसकी WDV 70,000 है। 70 वाली मशीन आपने 40 की बेच दी, दैट मींस 30,000 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। तो अब क्या होगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा और 30,000 रुपए का लॉस ऑन सेल जो है वो आ जाएगा। बेटा ये 30,000 रुपए लॉस ऑन सेल हम ले जाकर लिख देंगे अदर इनकम के हेड में माइनस में, या फिर आप चाहो तो इसे देखो ये अदर एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हो। लॉस ऑन सेल 30,000 रुपए, ये 30,000 आपको दिया हुआ है, तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमने कहां पे लिख दिया, अदर एक्सपेंसेस में आके लिख दिया। अब इसके बाद आगे क्या कहता है, सस्पेंस क्लियर हो गया हमारा। अब सस्पेंस बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो हमने क्या किया, 1 लाख रुपए ले जाके प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में से माइनस करे, 30,000 रुपए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में से माइनस करे, और बाकी जो 40,000 और 70,000 रुपए में डिफरेंस आ रहा था वो 30,000 रुपए हमने लॉस मान लिया। अब वही कहता है कि डेप्रिसिएशन लगाना है, फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है 10% कॉस्ट पे। तो अब कौन सी कॉस्ट पे लगेगा, 770 दे रखी थी, उसमें से हमने 1 लाख माइनस कर दी, तो हमारे को 670 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होगा। 670 का 10% होता है 67,000। वो 67,000 रुपीज जो डेप्रिसिएशन है हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये रहा, तो वो 67,000 और प्लस जो हमारे उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हमारा डेप्रिसिएशन कितना पड़ा था ऑलरेडी, 1,42 था, 1,42 प्लस 67,000 हो गया 2,09,000 रुपए। तो 2,09,000 रुपए प्रोविजन माइनस हो गया और 67,000 हमारे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन P&L अकाउंट में चला जाएगा। ये रहा उसका नोट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये 67,000 रुपीज आ गया। अब ये गुडविल 2.5 लाख क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो बेटा लास्ट एडजस्टमेंट ये कहती है कि गुडविल को अमोर्टाइज कर दो 1/5, यानी कि जो गुडविल के अंदर आपका अमाउंट है उसका 1/5 उसे राइट ऑफ कर दो। तो गुडविल हमारे को दे रखी है 12,50,000 से, 12,50 को अगर हम 5 से डिवाइड करते तो 2.5 लाख रुपए आता है। तो 2.5 लाख रुपए हमने माइनस करना है गुडविल में से भी, और उसको लेके जाके लिख देंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नोट में। तो अब जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में आएगी वो कितने से आएगी, 10 लाख से, क्योंकि 12.5 लाख में से 2.5 लाख रुपए माइनस हो गए 10 लाख से। और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के नोट में जहां पहले से 67,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन था, वहां पे 2.5 लाख रुपए ऐड हो गए, टोटल 3,17,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद हमारे पास कौन सी एडजस्टमेंट बाकी है वो देख लेते हैं, और उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमने कंपनी फाइनल अकाउंट्स के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं।
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को ये एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसके नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं और हमें नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी है। हम इनकी इंफॉर्मेशन की जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कहता है प्रेफरेंस शेयर को राइट डाउन कर दो 75 ईच पे। इसका मतलब 100 का प्रेफरेंस शेयर उसे 75 पे ले आएंगे, तो एंट्री पास करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 100 वाली टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 वाली टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा 25 रुपए। एक बार चेक कर लेते कि कैपिटल रिडक्शन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं बोला कि कौन सा अकाउंट बनाना है कौन सा नहीं बनाना। तो हमारी पहली एंट्री पास हो गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 100 वाली यानी कि 4 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 वाली मतलब 3 लाख और 25% जो था वो 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इसके बाद आगे क्या कहते हैं इक्विटी शेयर्स को 2 रुपए पे ले आओ। इक्विटी शेयर्स जो हमारे थे वो पहले थे 10 रुपए के, 75,000 शेयर 10 रुपए के, इसका मतलब 7.5 लाख के शेयर थे, उसको 2 रुपए पे लाना है तो 1.5 लाख रुपए नई कैपिटल में चला जाएगा और 6 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन इक्विटी शेयर कैपिटल पुरानी वाली डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख 6 लाख और 1.5 लाख। देन इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद ये कहता है ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर्स फॉर 4 इयर्स। वो कहता है पिछले 4 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स में है और वो प्रेफरेंस डिविडेंड हमारी लाइबिलिटी साइड पे कहीं पे भी नहीं दे रखा। अगर लाइबिलिटी साइड पे कोई चीज नहीं दे रखी होती और फिर भी हमें पे करनी है तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल ऑब्लिगेशन। अभी हमें पे करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 4 लाख के ऊपर 6%, 4 लाख का 6% होता है 24,000 रुपए और क्योंकि पिछले 4 साल से एरियर्स में है तो 24,000 इंटू 4 मतलब 96,000 रुपीज एरियर्स हो जाएगा। 3/4 उसने वेव ऑफ कर दिया। जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड वेव ऑफ हो जाता है यानी जो भी एडिशनल ऑब्लिगेशन वेव ऑफ हो जाता है हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, यानी 72,000 रुपए की कोई एंट्री पास नहीं होगी। बाकी बच गए 24,000। इस 24,000 के बदले हमने शेयर इश्यू करने हैं फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। तो जो 24,000 के बदले हमने शेयर देने हैं उसकी एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 रुपए से। तो ये रही एंट्री हमारी कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 रुपए से। इसके बाद ये कहता है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। जो इंटरेस्ट हमने डिबेंचर पे देना है उसे कैश में पे कर दो। अब हम चेक करेंगे क्या इंटरेस्ट को हमने अपनी लाइबिलिटी ऑलरेडी माना हुआ है। इफ यस तो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री पास करेंगे, अगर लाइबिलिटी नहीं माना तो कैपिटल रिडक्शन टू कैश मानेंगे। लेकिन इंटरेस्ट को हमने अपनी लाइबिलिटी माना हुआ 22,500 से तो जनरल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये रहा बेटा, ये रहा जी, देखो इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,500 रुपए से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू है 1,20,000 रुपए में। डिबेंचर होल्डर ये मान गए हैं कि वो 1 लाख वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 रुपए में ले जाने को तैयार है। अब ध्यान से समझना ये बात, डिबेंचर होल्डर कम होंगे 1 लाख से पर डिबेंचर होल्डर कम होंगे 1,20,000 से पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कम हो जाएगी 1 लाख से। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 1 लाख कम करना है हमने और डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 से कम करना है। तो जो 20,000 रुपए आएगा वो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है 20,000 से और फिर डिबेंचर होल्डर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेगा 1,20,000 से, राइट। तो इसमें आप 2 एंट्रीज पास कर सकते हो। पहली एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिडक्शन, ये 1,20,000 से, ये 1 लाख से और ये 20,000 से। अदरवाइज जो आंसर में पास कर रखी है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। यहां पर हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को पहले 20,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर लिया। देखो 1 लाख वाली को 1,20 कर लिया। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये तो 82,500 लिखा है, क्या बोल रहे हो आप? अभी बताऊंगा वो 82,500 कहां से आया। अभी फिलहाल आप ये मान के चल लो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमने कितने से अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, 20,000 से, और उसके बाद हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो डिबेंचर होल्डर को दे दी। तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 रुपए से आ गया, राइट। अभी आप ये सोच रहे होगे कि अमाउंट सर आपने काट क्यों दिया? बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ने तो फिर बताऊंगा इस बात को भी। अब इसके बाद ये कहता है कि डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000। डिबेंचर होल्डर हमें 1,30,000 का कैश और प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले हम उन्हें 8% के डिबेंचर और देंगे। तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल डिबेंचर 8% डिबेंचर अकाउंट 1,30,000 रुपए से। डन हो गई जी बात। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 पे बढ़ते हैं। पेटेंट्स गुडविल को राइट ऑफ करना है, इन्वेंट्री को भी राइट ऑफ करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है और
पहले तो इन तीनों को राइट ऑफ कर देते हैं। इन तीनों को राइट ऑफ करने की एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स टू गुडविल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या फिर आप सीधा डेटर्स भी लिख सकते हो। तो बेटा ये एंट्री पास हो रखी है, देखो कहां है जी, ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू गुडविल टू इन्वेंट्री टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर व्हाट अबाउट दीज टू? अभी धीरे धीरे चलते ना यार, आगे जो जो मैं समझाया जा रहा हूं मैं मार्क करे जा रहा हूं आगे। इसके बाद ये कहता है रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बेटा एक बात बताना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने वाली गई थी जो डिबेंचर होल्डर लेकर गए थे? 1 लाख वाली। और कितने में लेकर गए थे? 1/20 में। पर गई तो 1 लाख की थी ना। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी बैलेंस शीट में कितने से दे रखी है? हमें दिए 425। बेटा 425 में से 1 लाख वाली डिबेंचर होल्डर ले गए, तो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बच गई हमारे पास 325 की। वो ये कहता है ये 325 वाली जो वैल्यू है इसे 387,500 कर दो। बेटा 325 को 387,500 करोगे तो 62,500 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया। तो यहां पर 325 वाली को जब 387,500 किया तो 62,500 का रिवैल्यूएशन अपवर्ड और हो गया। तो इसी रीजन से यहां पर उन्होंने सिंगल एंट्री पास कर दी 82,500 से। सर क्या हम 2 एंट्री पास कर सकते हैं? द आंसर इज यस, गो फॉर इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे, इन्वेस्टमेंट को 140 में बेच दो। बेटा इन्वेस्टमेंट को 140 में बेचेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में दे रखी है 55,000 से। अब 55,000 वाली इन्वेस्टमेंट 140 में बेचेंगे तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 140, ये देखिए जी, आइए इन्वेस्टमेंट बेचते हैं। बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 140, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा 55,000, कैपिटल रिडक्शन में बचा हुआ 85,000 ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स जो हैं वो लोन के बदले एक्सेप्ट कर रहे हैं 90% शेयर्स, उसके बाद 5% कैश और 5% छोड़ रहे हैं। तो डायरेक्टर्स लोन है कितने का? डायरेक्टर्स लोन है हमारा बेटा ये रहा, डायरेक्टर्स लोन है 1 लाख का। 1 लाख के बदले 90% शेयर ले रहे हैं तो 90,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में चला गया। 5% कैश ले रहे हैं, वो कैश में चला गया, बैंक में चला गया। और बाकी 5% के बदले हम उनको कुछ नहीं दे रहे तो वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो बेटा, डायरेक्टर्स लोन डेबिट 1 लाख से, इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 से, बैंक क्रेडिट 5,000 से, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 5,000 रुपए से। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद कहते हैं कैपिटल कमिटमेंट थी 2.5 लाख रुपए की, यानी हमने किसी का काम करने के लिए पूरा वादा किया था हम काम करके देंगे, पर हम काम नहीं करके दे पाए, जिस वजह से 5% हमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए पेनल्टी पे करनी है। और बेटा ये पेनल्टी मेरे लिए ऑलरेडी लायबिलिटी क्रिएटेड नहीं है, तो ये लायबिलिटी पे करने के लिए मुझे इसे एडिशनल ऑब्लिगेशन बोलना पड़ेगा। तो ये भी एडिशनल ऑब्लिगेशन है। एंट्री पास होगी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 12,500 रुपए से। तो बेटा देखो टू बैंक हुआ है 12,500 से। ओके, इसके बाद इग्नोर टैक्स एंड कॉस्ट। अभी तो हम टैक्स और कॉस्ट को इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि हमारा एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम लास्ट में पीएनएल को राइट ऑफ कर देंगे 5,35,000 से। इसके बाद आपने क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड का, कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करना है और कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड का टोटल इसमें से माइनस करना है। बेटा जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बच रहा, दैट डज नॉट मीन अगले में नहीं बच सकता, अगले में बच जाएगा तो वहां पे बचेगा तो हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 5 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही है वो भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। इसमें ये कहता है कि बैलेंस शीट दे रखी है, अगेन वही पॉइंट है, लेकिन बेटा यहां पर मैंने जो पॉइंट चूज करा वो शेयर सरेंडर का चूज करा, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट इसी में आता है। नाउ ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बेटा पहले हर शेयर को 10 शेयर में कन्वर्ट किया गया, तो पहली एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 लाख था शेयर कैपिटल, अभी भी 10 लाख ही रहेगी, बस फर्क इतना है कि पहले 10,000 शेयर 100 के थे, अब 1 लाख शेयर हो जाएंगे 10 रुपए के। डन है जी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये कहता है आफ्टर सब डिविजन हर शेयर होल्डर सरेंडर करेगा 50% ऑफ हिज होल्डिंग। बेटा 50% सरेंडर करेगा तो हम एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्क्रीनशॉट अकाउंट। स्क्रीनशॉट मतलब शेयर सरेंडर यार, ठीक है, एसएस शेयर सरेंडर। बड़े गंदे जोक मार रहा हूं ना मैं फिलहाल, चलो कोई बात नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर कितने से हो जाएगा, 5 लाख रुपए से। डन है।
अब आउट ऑफ द सरेंडर्ड शेयर हमने 10,000 शेयर 10 रुपए वाले कन्वर्ट कर दिए प्रेफरेंस शेयर में। याद रहे कि प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी को कन्वर्ट करने की कोई एंट्री हम इसलिए पास नहीं कर रहे क्योंकि ये शेयर अभी तक इश्यूड ही नहीं है। ये शेयर कंपनी के पास एज अ सरेंडर फॉर्म में पड़े हैं। तो एज अ सरेंडर फॉर्म में अगर कंपनी के पास शेयर है तो इसकी ऑलरेडी कोई एंट्री पास हो ही नहीं रखी है, तो हम कन्वर्जन की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, राइट। लेकिन फिर डिबेंचर होल्डर के क्लेम को हमने 75% से रिड्यूस कर दिया। नाउ द सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द चैप्टर, इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन। इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन का मतलब है ये जो 75% से उनके शेयर को रिड्यूस किया है, इसके बदले दैट मींस 25% लायबिलिटी अभी भी रहेगी उसकी कंपनी में। हमने 75% के बदले उसे 1 लाख के शेयर्स दे दिए। तो सबसे पहले 1 लाख के शेयर देंगे और 75% लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। पहले 1 लाख के शेयर देंगे तो एंट्री पास करेंगे हम शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से। और अब डिबेंचर होल्डर की 75% लायबिलिटी यानी 12% डिबेंचर 1.5 लाख रुपए। क्या इसका कोई इंटरेस्ट है? चेक कर लेते हैं। यस बेटा, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी है 24,000, उसका भी 75%। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 24,000 का 75% 18,000 रुपए टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,68,000 रुपीज। तो सिंपल सी बात है बेटा कि 1.5 जो आपका डिबेंचर है और जो आपका इंटरेस्ट है उसका 75% के बदले आपने उसे 1 लाख के शेयर दे दिए, तो वो 75% कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि वो लायबिलिटी हमारी फ्री हो गई। डन। देन इसके बाद ट्रेड पेबल्स का क्लेम 50% तक रिड्यूस कर दो, 50% तक रिड्यूस कर दो। एंड इट इज टू बी सेटल्ड। बेटा इट इज टू बी सेटल्ड मतलब पहले तो 50% से रिड्यूस करो और फिर उसे सेटल कर दो 10 रुपए के शेयर देके। तो बेटा ट्रेड पेबल्स कितने के हैं हमारे? ट्रेड पेबल्स हैं हमारे 72,000 के। तो 72,000 को पहले शेयर इशू कर दो सरेंडर में से। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 के 50%। और इस वजह से ट्रेड पेबल्स जो हैं वो पूरे फ्री हो जाएंगे। तो पूरा 72,000 कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। सर मेरा एक डाउट है, पूरे कैसे फ्री हो गए? मेरी बात को ध्यान से सुनो। उसको बोलो मैंने तेरे 2 रुपए देने हैं, कहे कहां देने हैं? 2 में से 1 तो तू छोड़ दे और बाकी 1 ये ले पकड़, राइट। तो जो 1 आपने पकड़ाए वो भी शेयर सरेंडर से पकड़ाए और पूरे 2 रुपए आपने छुड़वा लिए, तो वो 2 रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है जी। देन पीएनएल के बैलेंस को राइट ऑफ कर देंगे और शेयर सरेंडर जो रीइश्यू नहीं हो पाए उन्हें कैंसिल कर दो। बेटा शेयर सरेंडर हमारे पास कितने थे? 5 लाख के। फिर उसके बाद 1 लाख के इश्यू कर दिए, 4 बच गए। फिर 36 के इश्यू कर दिए तो 364 बच गए। बेटा 364 का शेयर सरेंडर ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में 364 और उसके बाद पीएनएल अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे कैपिटल रिडक्शन से जो कि है 6 लाख रुपए। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 6 लाख रुपए। बेटा इसके बाद जो भी बचेगा कैपिटल रिडक्शन का, अगर बचा तो हम उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। आइए मैं नीचे आपको एंट्रीज दिखा देता हूं। क्या कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर हुआ है? नहीं हुआ? हुआ बेटा। देखो कितना ट्रांसफर होगा? 4,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलिए एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये राजी। Green Limited has decided to reconstruct the balance sheet since it has accumulated huge losses। और ये हमारे को बैलेंस शीट दे रखी है। नाउ इस क्वेश्चन में क्या है? 2 बंदे हैं एक्स और वाई जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है। उनके पास फर्स्ट डिवेंचर भी है, सेकंड डिवेंचर भी है, वो ट्रेड पेबल्स भी है, उनके पास 50 रुपीज का शेयर भी है, उनके पास पार्टली पेड 40 रुपीज का शेयर भी है। सब कुछ है भाई के पास, एक्स के पास भी वाई के पास भी। क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड एंड ऑल्सो बाय द कोर्ट। पहला, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। सबसे पहले अनकॉल्ड कैपिटल को मंगवाना है। तो बेटा अनकॉल्ड कैपिटल हमारी कितनी है? हमारे पास 1 लाख शेयर है जो 40 पेड अप है। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। कितने से? 1 लाख को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एंट्री 10 लाख रुपए से पास हो जाएगी। हम कॉल मंगवाएंगे और फिर सब लोग कॉल दे देंगे तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 10 लाख रुपए से। अब हमारे पास कॉल आ गई और हमारे सारे शेयर फुली पेड अप हो गए। डन। इसके बाद क्या कहते हैं? एंड द अदर, एंड ध्यान से पढ़ो बेटा, एंड सच शेयर, सच शेयर मतलब ये 1 लाख शेयर,
एंड द अदर फुली पेड अप शेयर, यानी कि जो दूसरे 50,000 शेयर है, मतलब अब ये बात 1,00,000 शेयर जो अभी पार्टली पेड को आपने फुली पेड किया और 50,000 जो अदर थे, इन दोनों के टोटल, यानी कि अब 1,50,000 शेयर की बात कर रहा है, इसको कन्वर्ट करना है 20 रुपए के शेयर में, यानी 50 से 20 पे लेके आना है 1,50,000 शेयर को, तो जो 30 रुपए है वो ट्रांसफर हो जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 रुपए से, और 30 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिडक्शन में 1,50,000 इंटू 50 यानी कि 75,00,000, 1,50,000 इंटू 20 30,00,000, तो 45,00,000 रुपए ट्रांसफर हो गए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। बोलो जी डन है। इसके बाद क्या कहते हैं, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस क्वेश्चन में समझाना था। क्या कहता है ये कहता है मिस्टर एक्स टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट। बेटा अब मिस्टर एक्स टोटल डेट, डेट का मतलब शेयर्स नहीं होते हैं मेरे भाई, डेट का मतलब इसके बारे में बात नहीं कर रहा, डेट का मतलब बात कर रहा है फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर और ट्रेड पेपर्स, यानी 12 लाख में से वो मेरा भाई 7 लाख रुपए छोड़ने को तैयार है। बट द पॉइंट इज कौन से 7 लाख, डिबेंचर के फर्स्ट वाले, सेकंड डिबेंचर के या ट्रेड पेबल्स के, हमें नहीं पता। तो इस केस में हम 2 एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री हम सबसे पहले 12% फर्स्ट डिबेंचर डेबिट, 12% सेकंड डिबेंचर डेबिट, ट्रेड पेबल्स डेबिट टू एक्स, यानी 3 लाख, 7 लाख, 2 लाख और 12 लाख। मतलब पहले हमने एक्स का सारा पैसा एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। आप बताओ वाई की क्या एंट्री होगी? सर वाई की एंट्री होगी 12% फर्स्ट डिबेंचर डेबिट 2 लाख, 12% सेकंड डिबेंचर डेबिट 3 लाख, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू वाई 6 लाख रुपए। बिल्कुल सही बताया। आगे क्या कहते हैं, मिस्टर एक्स टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज डेट। मिस्टर एक्स 7 लाख कैंसिल करेगा तो एक्स को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन में, कितने से? 7 लाख से। अब एक्स के हमने देने थे 12 लाख, जिसमें से 7 लाख उसने कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास अभी भी कितने बच गए हैं? 5 लाख। अब एक्स क्या करेगा? टू पे, एक्स टू पे मतलब एक्स पे करेगा 2 लाख रुपए टू द कंपनी, मतलब एक्स 2 लाख रुपए कंपनी को देगा। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने से? 2 लाख। अब बेटा देखो x को पहले हमने देने थे 12 लाख, 12 में से 7 उसने छोड़ दिए, बच गए 5 लाख, 2 वो कंपनी को और दे गया तो बच गए फिर से 7 लाख। इस 7 लाख के बदले हम उसे 14% डिबेंचर दे देंगे, तो एंट्री पास होगी x डेबिट टू 14% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 7 लाख रुपए से ये क्रेडिट हो जाएगा। बोलो जी क्लियर हो गई बात? फंडा क्लियर है? परफेक्टली क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, अब y के केस में क्या होगा? y में हमने पहले y की एक एंट्री पास करी, 12% फर्स्ट डिबेंचर, 12% सेकंड डिबेंचर, ट्रेड पेबल्स डेबिट टू y, फिर y जितने छोड़ देगा, y कितने छोड़ रहे हैं? 3 लाख छोड़ रहा है, तो y टू कैपिटल रिडक्शन 3 लाख, और y फर्म को कुछ नहीं दे रहा, कंपनी को कुछ नहीं दे रहा, तो बाकी बचे हुए 3 लाख के बदले हम उसे 14% डिबेंचर दे देंगे, y टू 14% फर्स्ट डिबेंचर 3 लाख रुपए। दैट्स इट। इज दैट क्लियर बेटा? इसके बाद amount thus rendered available by the scheme shall be utilized in writing of goodwill. goodwill write off करना है, मतलब कैपिटल रिडक्शन टू goodwill, P&L राइट ऑफ करना है टू P&L अकाउंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास पहली एंट्री से कैपिटल रिडक्शन में आया था 45 लाख, दूसरी एंट्री से आया 7 लाख, तीसरी एंट्री से आया 3 लाख। बेटा 45, 7 और 3 ये हो गए 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए के अंदर उसने हमें सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला, जो कि 20 लाख की। बेटा 20 लाख की गुडविल राइट ऑफ करूंगा तो मेरे अकाउंट में बच जाएंगे कैपिटल रिडक्शन में 35 लाख रुपए। इसके बाद P&L का बैलेंस राइट ऑफ करने के लिए बोला 20 लाख रुपए, तो मैंने 20 लाख P&L राइट ऑफ कर दिया, मेरे पास अभी भी बच गए 15 लाख रुपए। वो ये कहता है ये 15 लाख से कंप्यूटर को राइट ऑफ कर दो। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर कंप्यूटर में हुए ही 12 लाख तो सर 12 राइट ऑफ करेंगे, बाकी 3 कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। अगर 15 हो गए तो पूरे 15 राइट ऑफ कर देंगे, अगर 16 हुए तो भी 15 ही राइट ऑफ करेंगे, 15 से ज्यादा हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो बेटा कंप्यूटर में कितने पैसे देख लेते हैं, तो कंप्यूटर्स में हमारे पास 25 लाख है, 15 राइट ऑफ कर देंगे, कंप्यूटर्स अब 10 लाख से बैलेंस शीट में आ जाएगा। बेटा ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। इसके बाद जो मैंने आपके लिए चैप्टर चूज किया है पहले दिन के लिए, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। बेटा इस चैप्टर के अंदर ना मेनली आपको किन चीजों पे फोकस करना है? मेनली आपको फोकस करना है एक डिबेंचर के क्वेश्चन पे, एक आपको शेयर के क्वेश्चन पे फोकस करना है, एक शेयर का पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड सब हो, राइट। दूसरा डिबेंचर का जिसमें एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, सेल, परचेज सब हो, ठीक है। और तीसरा आपको अच्छा शेयर में लगेगा आपका वेटेड एवरेज और डिबेंचर्स में लग जाएगा आपका फीफो, तो दोनों मेथड भी कवर हो जाएंगे वहां पे।
और लास्ट आपको कवर करना है एक क्वेश्चन जहां पर हम कैरिंग अमाउंट जो बेसिकली हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसको रीवेरीफाई करते हैं, यानी रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ऑन 1/4/2014 सुंदर हैड मतलब उसके पास पहले से थे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 15 रुपीज पर शेयर। तो उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे बैलेंस बीडी आ जाएगा, यूनिट के कॉलम में 25,000 और अमाउंट के कॉलम में 3,75,000, 25,000 इंटू 15। देन इसके बाद 20/6/2014 को उसने 5,000 शेयर और खरीदे 16 रुपए में। तो डेबिट साइड पे आएगा 20/6/2014 को टू बैंक अकाउंट 5,000 शेयर्स नंबर ऑफ यूनिट्स में और 16 रुपए में खरीदे तो 80,000 रुपए अमाउंट के कॉलम में। अगर कोई ब्रोकरेज होती तो इसमें ऐड हो जाती, परचेज में ब्रोकरेज ऐड होती है। इसके बाद डायरेक्टर्स ने बोनस और राइट इश्यू दिया और डिविडेंड को 20 इश्यू पे, यानी बोनस और राइट इश्यू पे डिविडेंड नहीं देना, क्वेश्चन साफ साफ मना कर रहा है। ओके, बोनस है 1:6। अब पहले उसके पास 25,000 शेयर थे, 5,000 उसने और खरीद लिया, मतलब उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 30,000 और 30,000 शेयर के ऊपर अगर उसको 1:6 का बोनस मिला तो 30,000 का 1/6 हो गया 5,000। तो 5,000 शेयर जो है वो डेबिट साइड पे बोनस शेयर आ जाएंगे, लेकिन अमाउंट जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि बोनस हमारे को फ्री में मिलता है और बोनस से सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती है, कॉस्ट नहीं बढ़ती, बल्कि कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। एनीवेज, इसके बाद अब हमारे पास पहले शेयर थे 20,000, 5,000 हमने पहले हमारे पास शेयर थे 25,000, 25,000 में हमें 5,000 हमने और खरीद लिया, हो गए 30,000, फिर 5,000 का बोनस मिल गया, ये हो गए 35,000। अब बेटा 35,000 शेयर के ऊपर कंपनी ने 3/7 का राइट दिया। 35,000 का 3/7 होता है 15,000 रुपए। ओके, अब 15,000 शेयर्स का राइट दिया, शेयर होल्डर ने 33.33% का राइट बेच दिया। बेटा राइट बेच दिया 33.33% यानी 1/3 का। अगर 1/3 राइट बेच दिया 15,000 का तो 15,000 का 1/3 होता है 5,000। ये राइट उसने 2 रुपए में बेच दिया, तो ये जो 10,000 रुपए हैं, क्योंकि अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे सारे शेयर्स एक्स राइट बेसिस पे थे तो ये जो 10,000 है ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट पे। अगर हमारे कोई भी शेयर कम राइट बेसिस पे होते तो ये हमारा कॉस्ट में एडजस्ट हो जाता। और बाकी बचे हुए जो 10,000 राइट्स हैं ये हमने एक्सरसाइज कर लिए 15 रुपए में, तो 10,000 इंटू 15 यानी कि 1.5 लाख रुपए डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट पर 10,000 शेयर 1.5 लाख रुपए। और वो जो सेल ऑफ राइट हमने किया था वो पीएनएल में हमने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया, सेल ऑफ राइट 10,000 रुपए। डन हो गई जी बात। देन इसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि कंपनी ने 31/3/2014 का यानी पिछले साल का 20% डिविडेंड इस साल दिया। अब बेटा ध्यान से सुनना, पिछले साल का डिविडेंड इस साल मिला है तो जो शेयर हमारे पास पिछले साल थे यानी 25,000 शेयर, उस शेयर की जो इनकम होगी, जो डिविडेंड होगा वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा। यानी 25,000 शेयर थे, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 25,000 शेयर थे हमारे पास पहले से, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 20% का डिविडेंड यानी 50,000 रुपए, ये तो पीएनएल में ट्रांसफर हो गया। लेकिन जो शेयर हमने इस साल खरीदे हैं यानी 5,000 शेयर, वो 5,000 शेयर 10 रुपए का शेयर, उस पे जो 20% डिविडेंड यानी कि 10,000 होगा, ये डिविडेंड कॉस्ट में माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा कॉस्ट में? क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, डिविडेंड पिछले साल का मिला है पर हमने शेयर इस साल खरीदे हैं, और बोनस और राइट इश्यू के ऊपर हमें कोई डिविडेंड नहीं देना, ये बात साफ क्वेश्चन ने मना की थी। इसके बाद सुंदर ने 25,000 शेयर 5 रुपए के प्रीमियम पे बेच दिए। बेटा 5 रुपए का प्रीमियम मतलब सुंदर ने ये शेयर 15 रुपए में बेच दिए। ठीक है, अब सुंदर ने ये शेयर खरीदे कितने के थे? तो बेटा उसके लिए हमें निकालना पड़ता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? 375 प्लस 80 प्लस 0 प्लस 1.5 लाख। राइट, 375 प्लस 80 455, 455 प्लस 1.5 लाख हो जाएगा हमारा 455 प्लस 1.5 लाख हो गया 6,05,000 रुपए। 6,5 में से ये 10,000 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 5,95,000। बेटा बैलेंसिंग फिगर से कॉस्ट निकलती है वेटेड एवरेज में, वेटेड एवरेज में कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी। तो हमने क्या किया, डेबिट साइड को प्लस किया, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दी। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 25 और 5 30 और 5 35 और 10 45 और इस तरफ कुछ नहीं है, तो 45,000 से हमने इसे डिवाइड कर दिया और इसमें से हमने बेचे कितने हैं 25,000। तो 595 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 25, तो बेटा ये आ जाएगा 595 डिवाइडेड बाय 45, डिवाइड करना था 45 इंटू 25, तो बेटा ये आ गया 3,45,000
30,555 रुपए। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। ये हमने कितने में बेचा है? एक सेकेंड, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं बेटा, एक सेकेंड दो। 375 प्लस 80,000 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000, बेटा 595 ही आ रहा है। 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 10 45, इसको डिवाइड किया 45,000 से। शेयर बेचे कितने हैं? और 25,000 शेयर बेचे हैं, तो मल्टीप्लाई किया इसे 25,000 से। ओके, 3,30,555 सही तो आ रहा था। अरे बिल्कुल सही है, 3,30,556 बिल्कुल सही था, पहले भी सही था। ओके, अब ये शेयर हमने कितने में बेच दिए? हमने 25,000 शेयर बेचे हैं 15 रुपए में, यानी कि 3,75,000 में। हमने 375 में से 3,30,556 माइनस करा, तो 44,444 रुपए का प्रॉफिट आ गया हमारा। बेटा ये प्रॉफिट डेबिट साइड पे आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल 44,444, और क्रेडिट साइड पे 25,000 शेयर आ जाएंगे 375 से, एंड द बैलेंसिंग फिगर विल बी द बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट। लेकिन एक बात याद रखना, लास्ट में आके आपको वैल्यूएशन करना जरूरी है। अगर आपको 31 मार्च की फिगर दे रखी है, तो आपको कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पर रिकॉर्ड करना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा डिबेंचर्स का, और इसके अंदर हमें एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके लिए मैंने आपको हमेशा सिखाया था एक टाइमलाइन बनाना। बेटा 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास 12,500 डिबेंचर हैं ऑलरेडी। इसके बाद 1 जून 2018 को हमने प्लस कर दिए 9,000 डिबेंचर। इसके बाद 1 नवंबर 2018 को हमने प्लस कर दिए 12,000 डिबेंचर फिर से। इसके बाद 31 जनवरी 2019 को हमने माइनस कर दिए 13,500 डिबेंचर। अब ये कहानी है पूरी, अब बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले 12,000 डिबेंचर के ऊपर, अब हम पहले सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम सबका इंटरेस्ट निकालते हैं, उसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने स्टार्टिंग से ही सीखा। अब हम सबसे पहले सबका इंटरेस्ट निकालेंगे। इससे पहले जो इंटरेस्ट मिला था वो मिला था 31 दिसंबर 2017 को। यहां पर बीच में इंटरेस्ट 30 जून को यहां मिलेगा, 30 जून 2018, और यहां पर मिलेगा 31 दिसंबर 2018 को। ध्यान है। अब सबसे पहले 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला, और आज है हमारी 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल का इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आएगा? 12,500 का, 12,500, 100 रुपए का डिवेंचर, 10% का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट, 3/12, ये आ जाएगा 31,250 रुपए। उसके बाद 1 जून का इंटरेस्ट निकालेंगे, 9,000 डिवेंचर, 100 रुपए का डिवेंचर, 10% का इंटरेस्ट। अब कितना? 31 दिसंबर से 1 जून तक का, यानी 5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा इसके ऊपर, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12। तो बेटा ये हो गया 9,000 इंटू 10 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गए 37,500 रुपए। अब बेटा 30 जून को हमारे को इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। मिलेगा कितने डिबेंचर पे? 12,500 प्लस 9,000, यानी 21,500 पे 10% का 10% इंटू, इस बार मिलेगा पूरे 6/12। कंपनी से जब भी इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरे 6/12 मिलेगा, तो 21,500 इंटू 100, उसका 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया आपका 1,07,500 रुपए। इसके बाद आपने 1 नवंबर को फिर खरीदे 12,000 डिबेंचर, तो 12,000 डिबेंचर, 100 रुपए का डिबेंचर, 10% का इंटरेस्ट। अब लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था आपको? 30 जून को। तो जून के बाद काउंट करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर में ही खरीद लिया, तो 4/12। बेटा ये हो जाएगा 12,000 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया आपके पास 40,000 रुपए का इंटरेस्ट। अब 31 दिसंबर को आपको कंपनी से फिर इंटरेस्ट मिलेगा। बेटा इस बार जो कंपनी से मिलेगा वो 12,500 पे भी मिलेगा, 9,000 पे भी मिलेगा, 12,000 पे भी मिलेगा, मतलब 33,500 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 33,500 का आपका हो गया 33,500 का 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि कंपनी से जब भी मिलेगा पूरे 6 महीने का 1,67,500 हो जाएगा। बेटा 31 जनवरी जिस दिन आपने बेचे वहां पर 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 13,500 डिवेंचर्स हैं, 10 रुपए 100 रुपए का डिवेंचर, 10% का इंटरेस्ट, 1/12 करेंगे, ये आ जाएगा 11,250। अब सबसे पहले मैंने आपको इंटरेस्ट दिखा देता हूं कि जो इंटरेस्ट निकाले। बेटा ओपनिंग पे 31,250, पहली परचेज पे 37,500, दूसरी परचेज पे 40,000, फिर उसके बाद 6 महीने बाद जो कंपनी से मिला 61,500, फिर कंपनी से मिला 61,500 और 11,250 सेल के टाइम पे। ये देखो मैंने निकालकर आपको सारे इंटरेस्ट दिखा दिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब आपने 9,000 डिबेंचर खरीदे 98 में, तो 9,000 इंटू 98 होगा और उसमें 1% प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 890, 820 डायरेक्टली।
क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है तो इसका इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो दूसरे डिबेंचर है, ये 12,000 डिबेंचर, जब आप इसको 115 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 1% ऐड करोगे, 12,000 को आप कैलकुलेटर उठाओ और 115 से मल्टीप्लाई करो, 12,000 इंटू 115 इंटू 1.01 करते हो तो वो 1393,800 आएगा। लेकिन क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है तो इसमें से ये 40,000 का इंटरेस्ट माइनस होकर यहां पे 1353,800 माइनस होगा। ये बेटा कम इंटरेस्ट का पॉइंट है। एक्स इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना, इट इज नॉर्मल। कम इंटरेस्ट के अंदर कॉस्ट में लिखते समय आपको इंटरेस्ट वाला पॉइंट माइनस करना है। जैसे 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 सूरज की गर्मी से, हाँ जी देखो 13,500 110 करो जी, 13,500 इंटू 110, अब 1485 आ गया। इसका 0.99 क्योंकि ये सेल है, सेल में से ब्रोकरेज माइनस होती है तो आ गया 14,70,150। पर क्योंकि ये भी कम इंटरेस्ट है तो इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे उस दिन का, और उस दिन का इंटरेस्ट है 11,250, माइनस किया 11,250 तो कॉस्ट में 14,58,900 गया हुआ है। दैट्स इट, दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू टेल यू इन दिस क्वेश्चन। यहां पर आपको ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी था। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, क्योंकि इसमें फीफो बेसिस पे आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो जो 13,500 डिवेंचर बेचे हैं उसमें से 12,500 ये वाले होंगे और 9,000 ये वाले होंगे। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 12,500 की कॉस्ट तो दे रखी है, ये 12,25,000। अब ये जो 9,000 डिवेंचर है इसमें से हमें सिर्फ 1500 की डिवेंचर की कॉस्ट चाहिए, हमें सिर्फ 1500 की चाहिए क्योंकि हमने 13,500 बेचे। तो हम 890,820 को डिवाइड करेंगे 9,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से, तो हमारे पास 1500 डिवेंचर की कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आएगी ये कॉस्ट? 890,820, 890,820 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 1500, बेटा ये आएगी 148,470। अब 148,470 प्लस 12,25,000, ये हो गया टोटल 13,73,470, 13,73,470, जो कि हम 14,58,900 में से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आएगा? ये रहा बेटा 1,34,920 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो बेटा बात समझ आ गई या नहीं आई? डन है। ये प्रॉफिट आपको निकालकर दिखाया हुआ है, ये देखो बेटा यहां पे प्रॉफिट निकालकर दिखाया हुआ है, 1,34,920 का प्रॉफिट आया हुआ है। ओके डन, बहुत ही बढ़िया बेटा। इसके बाद आ जाओ रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे आज की वीडियो के, हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, पहले आप इसे ध्यान से सुनिए बेटा। ये क्वेश्चन ये कहता है कुणाल सिक्योरिटीज लिमिटेड वांटेड टू रीक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS 13। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई करना चाहता है। ओके अब अगर वो रिक्लासिफाई करना चाहता है तो उसको ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे उसके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी 10,50,000 की, अब वो उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बनाना चाहता है। पर जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी तब हमने एक परमानेंट डिक्लाइन की वजह से, टू रिकॉग्नाइज द परमानेंट डिक्लाइन, हमने इस इन्वेस्टमेंट को 9 लाख पर रिड्यूस कर दिया था। आज की डेट में उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 9.3 लाख रुपीस है। तो इन दैट केस आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके रिक्लासिफिकेशन वाले दिन इसके ऊपर हम रिक्लासिफाई कर देंगे इसे 9 लाख रुपए से। ठीक है जी, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस पे है। बट इस बेसिकली सीधी सीधी बात है, हम किस पे करते हैं? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर के ऊपर हम रिकॉर्ड कर देते हैं। देन इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी 14 लाख, रिक्लासिफाई करना चाहते हैं पर रिक्लासिफिकेशन वाले दिन फेयर वैल्यू 16 लाख है और बुक वैल्यू 14 ही है। तो बेटा हम 14 पे ही रिक्लासिफाई करेंगे विच एवर इज लोअर पे। ठीक है, देन इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट है 12 लाख और अब हम इसको लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन हम रूल लगाएंगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो 12 और 13.5 विच एवर इज लोअर, हम इसको किस पे करेंगे? 12 लाख के ऊपर क्लासिफाई कर देंगे। डन है जी। तो लास्ट पॉइंट में करंट इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट 18 लाख है, हम उसको रिक्लासिफाई करना चाहते हैं पर आज उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16.5 लाख है। तो हम कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करेंगे। तो इस केस में हम 16.5 लाख पे चले जाएंगे। सिंपल सा फंडा बताऊं, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म जाना है तो रूल लगाना पड़ेगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म जाना है तो इन दैट केस अगर लॉन्ग टर्म में परमानेंट डिक्लाइन था तो इन दैट केस आपको कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर लगाना है, वरना कॉस्ट पे ही उसको वैल्यूएशन करना है। राइट बेटा, इसके बाद हम आ गए सेगमेंट रिपोर्टिंग में। देखो सेगमेंट रिपोर्टिंग का वैसे मैंने एक ही क्वेश्चन डाला है AS 17 का सेगमेंट रिपोर्टिंग।
लेकिन आपको मैं फिर भी एक एडवाइस दूंगा कि सेगमेंट रिपोर्टिंग का एक क्वेश्चन जो हमारी बुक में है जिसमें सेगमेंट रिपोर्ट बनानी होती है, उसको एक बार बस थॉरली पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो अगर आप रिवाइज नहीं करके जाओगे तो वो होगा नहीं। ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़कर जाना क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। दैट्स इट। अब बेटा यहां पे हमने क्या करना है, इन दोनों सेल्स को प्लस करना है, इन दोनों सेल्स को प्लस करना है, और जिसकी सेल 10% से ज्यादा होगी वो रिपोर्टिंग बन जाएगा। जैसे 10,400 और 35,35 0। अब हम क्या करेंगे, 10,400 10,400 प्लस 35,350 क्या आ जाएगा, टोटल सेल आ रही है 45,750, जिसका 10% होता है 4575। तो जिसकी सेल 4575 से ज्यादा है, जैसे इसकी रिपोर्टिंग, इसकी भी ज्यादा है रिपोर्टिंग, इसकी कम है ये नॉन रिपोर्टिंग, इसकी ज्यादा है रिपोर्टिंग, इसकी ज्यादा है रिपोर्टिंग, इसकी कम है नॉन रिपोर्टिंग। तो जिसकी सेल 10% से ज्यादा है वो रिपोर्टिंग बन जाएगा, बाकी सब क्या बन जाएंगे, नॉन रिपोर्टिंग। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस के केस में हम प्रॉफिट्स का सम करते हैं, लॉस का सम करते हैं, विच एवर इज हायर वो लेते हैं। 3,000 प्लस 1,500 4500, 4500 और 1,500 6,000, मतलब प्रॉफिट 6,000 के हैं। तो 6,000 का 10% होता है 600। तो जिसकी रिजल्ट 600 से ज्यादा है वो रिपोर्टिंग 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 रिपोर्टिंग। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो प्रॉफिट में है लॉस में, 600 उसके अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए, खत्म बात। बेटा टोटल एसेट 1,02,750 की, तो जिसकी 10,275 से ज्यादा है, 10,275 से ज्यादा रिपोर्टिंग 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 नॉन रिपोर्टिंग। बट अगर हम तीनों कंडीशंस को ध्यान से देखें तो ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्टिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेटा यहां पर हमने अपने 4 चैप्टर कवर कर लिए, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, AS 13 और AS 17। ये 4 चैप्टर के 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। कल सीरीज के अंदर दूसरी जो वीडियो आएगी उसके अंदर और चैप्टर्स कवर होंगे, लेकिन उसमें भी 10 क्वेश्चंस कवर होंगे। अब आज का आपका टारगेट क्या है, आज के दिन आपने क्या करना है, आज के दिन आपने ये 4 चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार गो थ्रू करना है, सारे क्वेश्चंस एक बार देखने हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये आपको अपने हाथ से करने हैं, और बाकी क्वेश्चन जब आप गो थ्रू कर रहे होगे तो उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सर ने स्टार मार्क करवाया था और ये क्वेश्चन मुझे एक बार कर लेना चाहिए, तो बेटा हेजिटेट मत होना, उसे कर लेना तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो 10 क्वेश्चन अगर आप इसे तरीके से करने बैठेंगे तो इट विल टेक हार्डली 2 to 3 आवर्स, 3 घंटे मैक्सिमम मान के चलिए ये सारे क्वेश्चन आप सेल्फ में कर पाएंगे। बट उससे पहले आपने वीडियो तो पूरी देख ही ली होगी, बट ऑब्वियस सी बात है, तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं मैं आपको, इस जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, जो पीडीएफ में जिसपे क्वेश्चंस लिख रहा हूं या जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लीजिएगा और आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।